आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। दोस्तों, आज का जो विषय है वो सच में आपके होश उड़ा देगा। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं पिछले कुछ हफ्तों से ना इस एक डोसियर को लगातार ट्रैक कर रही हूँ। इसके कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा है यूपी स्पेशल मास्टर क्लास जनवरी 2026। और देखने में ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सरकारी डॉक्यूमेंट लगता है, राइट? हाँ, शुरू में मुझे भी यही लगा। मतलब मुझे लगा कि वही रेगुलर गवर्नमेंट पीआर डॉक्यूमेंट होगा, आंकड़े, चार्ट्स, वही पुरानी बातें जो हम हमेशा देखते हैं। पर दोस्तों, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं आंकड़ों पर तब तक यकीन नहीं करती जब तक मैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई ना कर लूँ। सही बात है, और करना भी चाहिए। और जब मैंने इस खुफिया लगने वाले डेटाबेस के लेयर्स हटाने शुरू किए तो सच कहूं दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये एक बदलते हुए देश का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे शायद आम जनता की नजरों से दूर रखा गया है। और तुम्हारा शक करना बिल्कुल बनता है, पर इस बार तुम्हारा शक एक चौंकाने वाली हकीकत में बदलना चाहिए। देखो, मैंने इस पूरे डेटाबेस के रॉ फाइल्स को पिछले 40 घंटों से लगातार डिकोड किया है। तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ स्टेट लेवल का आइसोलेटेड डेटा है? तो और क्या है ये? इस पर तो यूपी लिखा है। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो पैटर्न मुझे क्लियरली दिख रहा है ना, वो सीधे तौर पर विकसित भारत 2047 की एक बहुत मजबूत और डीपली हिडन नींव है। दोस्तों, ये लोग खामोशी से पूरे देश के सिस्टम को ग्राउंड अप से रीवायर कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट का हर एक आंकड़ा एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी जाइंट मशीन के गियर्स। तो दोस्तों, आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हम इस जनवरी 2026 के मास्टर क्लास डेटाबेस के पन्नों को एक-एक करके पलटेंगे। हम देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक कूटनीति, ग्रामीण सुधार और तकनीक के उन अनसुलझे रहस्यों को बाहर लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले उस चैप्टर को खोलते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हाँ, सबसे पहले मुझे इस फाइल के पहले चैप्टर पर ही बहुत बड़ा डाउट है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन का डेटा दिया है। दोस्तों, यूपी में बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसे सालों से कोई सॉल्व नहीं कर पाया। वो एक एंडलेस प्रॉब्लम लगती थी। लेकिन यहाँ कवर स्टोरी में लिखा है कि 2017 से अब तक 1,95,000 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मुझे तो ये आंकड़ा ही इन्फ्लेटेड लग रहा है। तुम्हें आंकड़ों पर डाउट हो रहा है क्योंकि बदलाव का स्केल ही इतना बड़ा है। यहाँ सिर्फ एक दो नदियों की बात नहीं हो रही है। गंगा, यमुना, गंडक, सरयू, रामगंगा, राप्ती, रोहिन, सोन और गोमती, इन तमाम विशाल नदी घाटियों के जल स्तर को वर्चुअली कंट्रोल किया जा चुका है। रुको एक सेकंड, रुको जरा इस आंकड़े पर ध्यान दो। यहाँ लिखा है 3,869 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए हैं और इसके कारण लगभग 3.72 करोड़ लोग अब सुरक्षित हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, डेटा बोल रहा है। 3,72,00,000 लोगों को एक साथ फ्लड प्रूफ करना, एक बॉर्डर जितनी लंबी दीवार खड़ी कर देना और कहना कि बाढ़ रुक गई, ये प्रैक्टिकली कैसे संभव हो सकता है? पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है ना। यही तो इस मास्टर प्लान का असली ट्विस्ट है। उन्होंने सिर्फ बड़ी दीवारें नहीं खड़ी की हैं। अगर तुम पेज के बॉटम में फाइन प्रिंट देखो, वहां एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल मॉडल का जिक्र है। इसे गोरखपुर स्पंज सिटी मॉडल कहा गया है। स्पंज सिटी, अब ये कौन सी नई पीआर टर्म है? ये पीआर टर्म नहीं है, ये हार्डकोर इंजीनियरिंग है। ये पानी से लड़ने का नहीं, पानी को सोखने का एक क्रांतिकारी तरीका है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को और पार्क्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि जब भारी बारिश हो तो शहर खुद एक विशाल स्पंज की तरह एक्ट करे। अच्छा, मतलब पानी ड्रेन होने की जगह एब्जॉर्ब होगा। एग्जैक्टली। परमिएबल पेवमेंट्स और इंटरकनेक्टेड लेक्स बनाए जा रहे हैं। पानी बहकर तबाही मचाने के बजाय जमीन के अंदर रिचार्ज हो जाता है। फ्यूचर प्लानिंग जिसे लोग ग्लोबली अभी टेस्ट कर रहे हैं, उसे यहाँ जमीन पर उतारा जा चुका है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये मॉडल पेपर पर अच्छा लगता है, पर इन सब के बीच मुझे इस फाइल में एक और अजीब चीज मिली है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों के नतीजे यहाँ क्यों हैं? क्यों नहीं होने चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट में रिपब्लिक डे परेड का क्या काम? ये तो प्योरली कल्चरल इवेंट होता है। क्योंकि ये मास्टर प्लान सिर्फ मिट्टी और पानी का नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी है। तुम ध्यान से देखो, प्रथम स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को। हाँ, और उनकी झांकी का विषय था गणेशोत्सव,
आत्मनिर्भरता का प्रतीक। उन्होंने कल्चरल त्योहार को सीधे सेल्फ रिलायंस और आर्थिक आजादी के मैसेज के साथ जोड़ दिया। हाँ, और जहां मेरी नजर आकर अटक गई वो है इनका स्पेशल मेंशन लिस्ट। दोस्तों, इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड का विकास और कालिंजर किला के लिए चुना गया, और ठीक उसी के पैरेलल में इसरो को गगनयान मिशन के लिए। ये डिटेल्स अपने आप में कहानी कह रही हैं। भाई ही तो, एक तरफ सदियों पुराना कालिंजर किला जो हमारा एंशिएंट डिफेंस आर्किटेक्चर है, और दूसरी तरफ स्पेस में इंसान भेजने का सबसे एडवांस्ड गगनयान, दोनों एक साथ। तुम समझ रहे हो इनका मोटिव? ये एक क्लियर नैरेटिव सेट किया जा रहा है पब्लिक के माइंड में। देश को ये बताया जा रहा है कि हम अपने डीपेस्ट कल्चरल रूट से जुड़े रहकर भी सीधे एडवांस स्पेस एज में एंटर कर सकते हैं। इतिहास और भविष्य को एक ही स्टेज पर लाना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आइडेंटिटी बिल्डिंग थोड़ी डरावनी भी लग रही है। चलो, अब मैं डॉक्यूमेंट का रूरल पॉलिसी वाला हिस्सा खोल रही हूँ, और मैंने यहाँ अभी कुछ ऐसा देखा है जो मुझे सच में परेशान कर रहा है। क्या मिला तुम्हें? पुरानी MGNREGA योजना को पूरी तरह रिप्लेस किया जा रहा है। ये विकसित भारत ग्राम जी ACT 2025 क्या है? इसे बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी में अब तक का सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। अब पुराने सिस्टम की तरह 100 दिन का रोजगार नहीं, बल्कि हर परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, और इसकी फंडिंग का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच 60:40 रखा गया है। गारंटी अपनी जगह है, पर यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात इनका नया एग्जीक्यूशन मेथड है। डेटा कहता है कि फोकस अब कच्ची सड़कें बनाने पर नहीं, बल्कि जल सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस पे शिफ्ट हो गया है। और इस सबको ट्रैक करने के लिए तुमने देखा उन्होंने क्या मैंडेटरी किया? मैंने बिल्कुल देखा है, और मैं शॉक्ड हूँ। इस नए जी राम जी एक्ट में AI और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। हर एक मजदूर, हर एक ग्राउंड लेवल का काम डायरेक्ट AI के जरिए मॉनिटर होगा। रुको, यहीं पर मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि देश के सबसे रिमोट गांव में, जहां कभी-कभी ठीक से बिजली नहीं आती, वहां डेली वेज लेबर को AI सिस्टम और बायोमेट्रिक से ट्रैक किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। ये एक मासिव सर्वेलेंस नाइटमेयर है। सर्वर कैसे चलेंगे, और इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट लॉजिस्टिकली पॉसिबल कैसे है? ये लॉजिस्टिकल चैलेंज ही तो इनका मेन टारगेट है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्स कर रहे हैं अडैप्ट करने के लिए। जब तुम बायोमेट्रिक्स और AI ट्रैकिंग मैंडेटरी करते हो, तो घोस्ट वर्कर्स और करप्शन का स्कोप वर्चुअली जीरो हो जाता है। उन्हें सर्वेलेंस नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए उन्हें? उन्हें एब्सोल्यूट ट्रेसेबिलिटी चाहिए। एक भी रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टारगेट क्लाइमेट रेजिलियंस का है, जो हाईली डेटा डिपेंडेंट होता है। ट्रेसेबिलिटी, तुम्हें लगता है ये सिर्फ पैसों तक सीमित है? जी राम जी एक्ट के ठीक बाद वाला फोल्डर देखो, बीज अधिनियम 2026, सीड एक्ट, इसका पेज नंबर 45 देखो। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य नकली बीजों के धंधे पर पूरी तरह रोक लगाना है। पूरा तरीका तो देखो। QR कोड के जरिए बीज के स्रोत की जानकारी। एक किसान खेत में खड़ा होकर उस छोटे से बीज के पैकेट पर QR कोड स्कैन करेगा। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना। ये जरूरी है। ये खेती को कॉर्पोरेट फैक्ट्रीज जैसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर की खेती कॉर्पोरेट प्रिसिजन ही डिमांड करती है। तुम क्लाइमेट चेंज की मार को देखो। इस डॉक्यूमेंट में साफ दर्ज है कि जलवायु के हिसाब से नई और लचीली किस्में तैयार की जा रही हैं। लेकिन एक छोटे किसान के लिए ये कंप्लायंस बहुत भारी पड़ सकता है। अगर कोई नकली बीज बेचता है तो सिर्फ एक किसान का नुकसान नहीं होता, पूरी सप्लाई चेन कोलैप्स होती है। QR कोड इंश्योर करता है कि उस बीज की लैब टेस्टिंग हिस्ट्री क्या है। ये सिस्टम किसान को एम्पावर कर रहा है एक हाई टेक एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। मुझे अभी भी स्केल पर थोड़ा शक है, लेकिन दोस्तों, पैसे का फ्लो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ग्राउंड रियलिटी जाननी है तो मनी ट्रेल फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और जब हमने डेटा चेक किया तो नतीजे क्लियर थे। जब मैंने इस डोसियर में जनवरी 2026 के GST कलेक्शन के आंकड़े देखे ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। ये फिगर्स किसी को भी हैरान कर देंगे। जैन 2026 का कुल GST संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। ये एनुअल बेसिस पर 6.2% की सॉलिड वृद्धि है। ये कोई एक महीने का फ्लोक नहीं है। टॉप राज्यों का डेटा चेक करो दोस्तों। महाराष्ट्र 15% की ग्रोथ दिखा रहा है, कर्नाटका और गुजरात लीडिंग पोजीशन में है, और जिस यूपी की हमने अभी इतनी बात की, वहां का SGST
29,477 करोड़ पर बिल्कुल स्थिर वृद्धि दिखा रहा है। पर मेरा सवाल ये है, इतना भारी रेवेन्यू जनरेट करके ये पैसा पंप कहाँ कर रहे हैं? इसका जवाब तुम्हें डॉक्यूमेंट के ग्लोबल फोकस फोल्डर में मिलेगा। दोस्तों, ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो डील साइन हो रही हैं वो आम एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्रीमेंट्स नहीं हैं। ये इंडिया को ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के सेंटर में प्लेस करने का ब्लूप्रिंट है। ईयू के साथ समझौते की डिटेल देखो। मैंने मैप निकाल लिया है। चलो इन डेटा पॉइंट्स को डीकोड करते हैं। पहला पॉइंट, भारत और जर्मनी। जर्मन चांसलर फ्रिडरिक मर्ज की यात्रा हुई है, पर उनका फोकस टेक्सटाइल या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उनका फोकस है डिफेंस टेक। दूसरा पॉइंट देखो, भारत और यूएई। यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर एक डील हो रही है, जिसका टारगेट सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट। $200 बिलियन? एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अचानक से ग्लोबल डिफेंस टेक का हब कैसे बन रही है? ये ओवर एम्बिशियस लग रहा है। क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डेटा ड्रिवन बना के सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं और उस सरप्लस को डिफेंस और एनर्जी में लेवरेज कर रहे हैं। और तीसरा सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट देखो, भारत और नेपाल। यहाँ तो रेलवे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ना? यहाँ सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं बन रही, एक्सपोर्ट डेटा साझा करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। इस पे ध्यान दो। एक्सपोर्ट डेटा साझा करना मतलब हम उनके सप्लाई चेन नेटवर्क को अपने डिजिटल इकोसिस्टम के साथ हार्डवायर कर रहे हैं। हम सिर्फ बॉर्डर ओपन नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें अपने सिस्टम पर डिपेंडेंट बना रहे हैं। ये तो प्योर मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी है। एग्जैक्टली। अब तुम्हें पिक्चर समझ आ रही है, पर तुम जो हर चीज पर शक करती हो, तुम्हें लगता है कि इस मैसिव सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं होगा? फ्लॉ तो मुझे मिल ही गया है। तुम भले ही इस डॉसियर की कितनी भी तारीफ करो, पर विज्ञान और तकनीक वाले फोल्डर में सफेद पन्नों के बीच एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। PSLV CS62 स्पेस मिशन में एक विसंगति आई थी, अनोमली, एक फेलियर दर्ज है यहाँ। हाँ, वो क्रिटिकल मोमेंट था, पर फेल नहीं हुआ। डॉसियर क्लियर करता है कि इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने स्थिति को पूरी तरह हैंडल कर लिया है। पर एक टेक्निकल ग्लिच आगे के मिशंस को डीरेल कर सकता है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इस एनोमली का गगनयान मिशन पर 0 इम्पैक्ट पड़ेगा। और तुम स्पेस के एक ग्लिच पर फोकस कर रही हो, जबकि उसी टाइम हेल्थ सेक्टर में एक ऐसी ब्रेक थ्रू दर्ज हुई है जो रूरल इकोनॉमी का गेम चेंज कर देगी। तुम मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की बात कर रहे हो। इसे WHO की मंजूरी मिली है और एफिकेसी 75% है। पर ये एक मेडिकल न्यूज़ है। इसे इनके कोर इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट में क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये रूरल प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम गांव में NREGA को GRM G-Act से रिप्लेस करके 125 दिन का हार्डकोर क्लाइमेट रेजिलियंस का काम करवा रहे हो, तो तुम्हें एक हेल्दी वर्कफोर्स चाहिए। इस वैक्सीन का अप्रूवल सीधे तौर पर उनके लेबर आउटपुट को बूस्ट करेगा। दोस्तों, ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। और इस हेल्दी वर्कफोर्स को साफ माहौल देने के लिए ज़मीनी हकीकत क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे यहाँ अटैच्ड हैं। और वहाँ ट्रेंड एब्सोल्युटली सॉलिड है। इंदौर लगातार 8वीं बार नंबर 1 पर है, सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे पर। गंगा टाउन कैटेगरी में वाराणसी को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है और स्वच्छ राज्य का टाइटल महाराष्ट्र के पास गया है। ये सारे स्टेट्स वही हैं जो GST में हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। और इस हेवी लिफ्टिंग के बीच यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने पर कितना शार्प फोकस है, ये नोटिस किया तुमने? 2026 के नए राष्ट्रीय खेल शासन नियम लागू किए गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स, ताकि फेडरेशंस में ट्रांसपेरेंसी आए और पॉलिटिक्स आउट हो जाए। उसके ठीक नीचे अवार्ड्स की लिस्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता हैं नीरज चोपड़ा और अर्जुना पुरस्कार विजेता हैं PV सिंधु। पर मेरा वही सवाल है, एक हाई स्टेक्स इकोनॉमिक मास्टर प्लान में स्पोर्ट्स आइकन्स क्यों? क्योंकि उन्हें एक हाईली डिसिप्लिन्ड, नॉन पॉलिटिकल और ग्लोबली डोमिनेंट यूथ माइंडसेट इंजीनियर करना है। ये आइकन सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये इस नए सिस्टम के मैस्कॉट्स हैं। जी, और सबसे बड़ा राज छुपा है। दोस्तों, जनवरी 2026 की इन तारीखों में एक सीक्वेंस है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सारी डेट्स इंटरकनेक्ट कर रही हैं। 15 को भारतीय सेना दिवस, 23 को पराक्रम दिवस यानी नेताजी बोस की जयंती और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये सारी तारीखें मिलकर डायस्पोरा, भाषा, युवा, सेना, इतिहास और लोकतंत्र को एक फ्रेम में बांध रही हैं। और इस पूरे फ्रेम का जो एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स है, वो है भारत रत्न 2026 की लिस्ट,
जब मैंने सूची को पढ़ा तो मुझे इस मास्टर प्लान का फाइनल मोटिव समझ आ गया। ये 5 अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियों को दिया गया है। मैं लिस्ट रीड करती हूँ। रतन टाटा, जिन्हें मरणोपरांत उद्योग और परोपकार के लिए सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत सामाजिक न्याय के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्र निर्माण के लिए। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के लिए। और चौधरी चरण सिंह, किसान कल्याण के लिए। ये अलग-अलग पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजीज लग रही हैं। यही तो उनका जीनियस है। ये सिर्फ 5 नाम नहीं हैं। ये इस देश के 5 सबसे बड़े लोड बेरिंग पिलर्स हैं। इंडस्ट्री, सोशल जस्टिस, नेशन बिल्डिंग, साइंस और एग्रीकल्चर। इन 5 को एक ही वक्त पर सम्मानित करके वो एक यूनिफाइड और अनब्रेकेबल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और इनके साथ 45 अनसंग हीरोज को पद्म पुरस्कार मिला है। ग्राउंड लेवल के लोगों को हीरो बनाकर ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरे डॉसियर को एक साथ रखकर देखें, ग्रामीण सुधार के लिए AI बायोमेट्रिक ड्रिवन GIMG एक्ट, बाढ़ प्रबंधन के लिए गोरखपुर का स्पंज सिटी मॉडल, सीड्स पर QR कोड ट्रेसेबिलिटी, ग्लोबल डिप्लोमेसी में $200 बिलियन का टारगेट और डेटा शेयरिंग डील्स, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सभी अलग-अलग घटनाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये सभी पॉलिसीज विकसित भारत 2047 की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर रही हैं जिसके हर एक ब्लॉक को टेक और एब्सोल्यूट डेटा ट्रेसेबिलिटी के सीमेंट से जोड़ा गया है। दोस्तों, हम इस डीप डाइव के अंत तक पहुंच गए हैं और इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद मैं आपके सामने एक गहरा और शायद थोड़ा अनसेटल करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आज एक बीज के पैकेट से लेकर गांव में गड्ढा खोदने वाले मजदूर तक को AI और QR कोड से ट्रैक किया जा रहा है, तो जब ये पूरी की पूरी ट्रेसेबिलिटी हमारी अर्थव्यवस्था के हर हिस्से से जुड़ जाएगी, तब 2047 का भारत असल में कैसा दिखेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसे एब्सोल्यूट व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई भी डेटा, कोई भी इंसान अनदेखा नहीं रहेगा? ये कंप्लीट एफिशिएंसी का दौर होगा या एब्सोल्यूट कंट्रोल का? सोचिएगा जरूर। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।